हेलो वर्ल्ड। आप में से कई लोगों के मेल हमारे पास आए हैं कोडिंग आइडियोलॉजी की ऑफिशियल मेल आईडी पे। एंड यूट्यूब पे भी कई सारे कमेंट भी हमें मिलते रहते हैं रिगार्डिंग डीएसए की प्रिपरेशन से रिलेटेड, मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड। हमने कई मेल का रिप्लाई भी किया है एंड कमेंट्स का भी हम रिप्लाई करते रहते हैं। सो हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आज डीएसए मॉक इंटरव्यू पे डिटेल्ड बात करूँगा एंड न्यूटन स्कूल के प्लेसमेंट फेज में एलिजिबल आप कैसे होते हैं, इस पे भी मेन डिस्कशन हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले आप एक स्नैपशॉट देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये मेरे स्पेसिफिक बैच में स्टूडेंट्स को कोर्स कोऑर्डिनेटर ने सेंड किया था जब हम अपने बैच में थे। तो उन्होंने ये सारी क्राइटेरिया डिसाइड करी थी, जो स्टूडेंट फुलफ़िल कर लेंगे उनको ही प्लेसमेंट फ़ेज़ के लिए एलिजिबल माना जाता है। ये जनरल क्राइटेरिया रूल है जो प्लेसमेंट के लिए मैंडेटरी है। एंड न्यूटन स्कूल में प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यानी मेरे बैच में ही कई स्टूडेंट जिन्होंने स्पेसिफिक मॉक क्लियर नहीं किया था, उनको प्लेसमेंट फेज में काउंट नहीं किया गया था तब तक। और जब उन्होंने मॉक इंटरव्यू का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया जो कि मेंशन है, तो उनको उसके बाद उन्होंने उनको प्लेसमेंट फेज में काउंट किया गया था। तो ये रियल सिनेरियो है, यानी कि आप इससे यही समझ लो कि मॉक इंटरव्यू कितना मैंडेटरी है। तो आइए डिटेल में जानते हैं मॉक इंटरव्यू को न्यूटन स्कूल में इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट नंबर 1 जो मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है कि और भी कुछ सारे भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो मेजर है वही मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला कि मॉक इंटरव्यू जो है एक्चुअल कंपनी इंटरव्यू जैसा ही होता है। जिसमें आप इंटरव्यू देते हो तो आपको एक्चुअल लगता है कि ये ना एज ए मतलब आपकी प्रैक्टिस होते रहती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि मॉक इंटरव्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको एक्चुअल प्लेसमेंट इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रखती है बेसिकली। थर्ड ये है, कई बार मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको एक्चुअल इंटरव्यू में भी एज इट इज़ मिल जाया करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चन कई बार कंपनी के इंटरव्यू में दे रहा था, तो वहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिले। थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं, तो इससे कि आप अगर पहले ही अवेयर होंगे उस क्वेश्चन से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने मॉक्स में। अब सेम इन्वायरमेंट मॉक जैसा ही आप एक्चुअल इंटरव्यू में भी फील करते हो, ऑब्वियस सी बात है। और मॉक के बाद हमें इंटरव्यू फीडबैक देते हैं इंटरव्यूअर, जो हमें फीडबैक मिलता है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अपने आप को ब्रशअप करने के लिए। जो भी हमारे लैग, जहाँ पे हम लैग कर रहे थे, उन चीज़ों का हमें पता लगता है। मॉक इंटरव्यू जब तक आप नहीं दोगे आपको लगेगा कि मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट है, लेकिन जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, अगर सही मायने में वो काफ़ी अच्छा आपका टॉपिक है तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन अगर कुछ कहीं लैग है तो वो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए कि मॉक इंटरव्यू यहाँ भी इस कारण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लेट सपोज आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की, बट बाय सम रीज़न कोई एक दो जो क्वेश्चन है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे नहीं आ रहा होता है, तो मॉक के बाद आफ्टर इंटरव्यू आप उसे नोट डाउन कर लो और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं मॉक इंटरव्यू के। नाउ अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट में एलिजिबिलिटी की, जो कि प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया होती है। तो वी नो डेट कि आफ्टर 6 मंथ हमारी एक बेसिक प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है न्यूटन स्कूल में। एंड प्लेसमेंट में एलिजिबल होने के लिए रेफरल स्कोर का प्रोसेस होता है। आपने सुन रखा होगा, या अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट में जाने के लिए एक रेफरल स्कोर जनरेट होता है न्यूटन मैनेजमेंट के थ्रू। और इस रेफरल स्कोर के बेसिस पे ही आपको प्लेसमेंट में जाने का बोल सकते हैं चांस मिलता है। और अगर आपका रेफरल स्कोर कम है तो आपको होल्ड पे रखा जाता है जब तक आप वो थ्रेशोल्ड स्कोर गेन ना कर लो। तो अगर आप ऑलरेडी प्लेसमेंट फेज़ में है तो शायद आप जान ही रहे होंगे रेफरल स्कोर से रिलेटेड। और अगर आपने अभी जस्ट न्यूटन स्कूल ज्वाइन किया है या 2-3 मंथ ही आपका कंप्लीट हुआ है तो अभी आपको ये पता नहीं होगा, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। और यहाँ से आप इसको ध्यान से देखना शुरू करो, क्योंकि अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये पूरा रेफरल स्कोर क्या है, कैसे प्लेसमेंट प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे। तो रेफरल स्कोर को आप ऐसे समझ लो कि ये पूरे 6 मंथ की जर्नी में आपके परफॉर्मेंस का एक स्कोर काउंट किया गया है। जो आपका 6 मंथ की पूरी जर्नी है न्यूटन स्कूल के साथ, वो एक इसमें स्कोर जनरेट करता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि रेफरल स्कोर कौन जनरेट करता है एंड कैसे काउंट होता है। तो रेफरल स्कोर में काउंट किया जाता है आपने असाइनमेंट कितने बनाए हैं, कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, यानी कि ओवरऑल आपका अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, यही। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं ये उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है आपके रेफरल स्कोर को, बट यस मैंडेटरी तो है।
लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। जो मेजर इम्पैक्टफुल है, यानी कि रेफरल स्कोर में जो मेजर रोल प्ले करते हैं, वो मॉक इंटरव्यू का सेक्शन होता है। एंड मॉक के स्कोर सब डिवाइडेड हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे न्यूटन में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स में आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं, उसके बेसिस पे आपका रेफरल स्कोर जनरेट होता है। जो कि टॉपिक्स हैं आप ऑलरेडी जान रहे हो, DSA 1 है, DSA 2 है, फिर आपका DSA 3, DSA 4 है, फिर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, HR इंटरव्यू है, प्रोजेक्ट इवेल्यूशन सेक्शन है। तो ये सारे सब डिवाइडेड हैं टॉपिक्स, और इनके ही मॉक जो है वो ओवरऑल आपके रेफरल स्कोर बनाते हैं। एंड इस सेक्शन में जो सेफर साइड है स्कोर जनरेट करने का, वो एटलीस्ट 60% है। यानी कि आपको मॉक इंटरव्यू में हर एक स्पेसिफिक सेक्शन में, यानी कि DSA 1, DSA 2, फ्रंट एंड, बैक एंड, HR, प्रोजेक्ट 3, 4, इन सब में एटलीस्ट आपको 60% लाना है, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे कम भी देखा गया है, बच्चे फिर भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो सेफर साइड मैं आपको बता रहा हूँ आपके बेनिफिशियल के लिए, वो मैंने 60% डिसाइड किया है। आप थोड़े से बिलो भी हैं तो ठीक है, लेकिन जितना एबव है उतना आपके लिए बेटर है। आप ये नहीं कि स्ट्रिक्ट हो जाना इसी पे, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। यानी DSA 1, DSA 2, फ्रंट एंड ETC में 60 से एवोव अगर आप अचीव करते हो तो आप प्लेसमेंट फेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो, और ये सेफर साइड एक होता है। और जितना ज़्यादा आपने अचीव किया है वो उतना बेस्ट है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये आप एलिजिबल हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके स्पेसिफिक बैच में उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा हो पूरा चैलेंज लेवल तक का, और उन्होंने 70%, 80% डिसाइड कर रखा हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सेफर साइड बता रहा हूँ। लेकिन रिस्क क्यों लेना, हम बेटर क्यों नहीं करें, मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। अब इसमें भी मैंडेटरी है DSA 1, DSA 2, फ्रंट एंड, इनके सारे इतने सारे मॉक्स जल्द से जल्द आपको क्लियर करने हैं अंडर 5 मंथ। जो आपकी न्यूटन की जर्नी है उसमें DSA 1, DSA 2, फ्रंट एंड को तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। देन हमारा रेस्ट बचा रहेगा बैक एंड, और उसके बाद हमारा बचा रहेगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जो कि प्लेसमेंट फेज में आपका जब अबाउट टू प्लेसमेंट फेज स्टार्ट होने वाला होता है, लास्ट के 6 मंथ में भी आप इसको क्लियर करके फटाफट आप प्लेसमेंट फेज में आ जाते हो। लेकिन आप Day 1 से, यानी कि फर्स्ट मंथ से ही आप अपने मॉक इंटरव्यू देना शुरू कर दो, और वैसे जो मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और एक्चुअल मॉक इंटरव्यू आफ्टर 2 मंथ के बाद स्टार्ट होती है न्यूटन स्कूल में। 2 मंथ या 2.5 मंथ के बाद आपका मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाता है, आपके टोकन्स जनरेट हो जाते हैं, होने शुरू हो जाते हैं, फिर आप मॉक देने लग जाते हो। अब बात करते हैं कि ना जो बेसिक जॉब प्रोफाइल है, वो मेजरली जो हमें न्यूटन के थ्रू मिलती है वो तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन उसको ना एक 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। मेजरली ये 4 सेक्शन होते हैं। पहला फ्रंट एंड स्पेसिफिक जॉब, दूसरा बैक एंड स्पेसिफिक जॉब, थर्ड हमारा जावा डेवलपर के लिए एक स्पेसिफिक जॉब आती है, और लास्ट हमारा फुल स्टैक डेवलपर के लिए भी एक जॉब आती है। तो बेसिकली ये 4 हैं। इसके अलावा पाइथन वगैरह भी कभी कभी आता है, तो वो मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अभी हम जनरलाइज चीज़ों पे बात करेंगे। अब फ्रंट एंड के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि अगर आप फ्रंट एंड जॉब करना चाहते हो तो आपका टेक स्किल्स होना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, और विथ DSA 1, DSA 2 आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए, तभी आप फ्रंट एंड जॉब के लिए एलिजिबल माने जाते हो। बैक एंड के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रिएक्ट, रिडक्स, Node.js, MongoDB, Express.js, SQL, विथ DSA 2, DSA 3 एटलीस्ट आपको आना चाहिए बैक एंड के लिए, जो क्राइटेरिया एक्चुअल में मेरे टाइम में भी थी। जावा डेवलपर के लिए मेनली जावा सबसे इंपॉर्टेंट है, विथ DSA 1, 2, DSA 3 और DSA 4 ETC, और पॉसिबली स्प्रिंग बूट भी आनी चाहिए, लेकिन आप चाहें तो अभी के लिए स्प्रिंग बूट को अलग रख सकते हैं। देन हमारा बात आता है कि फुल स्टैक का। तो नॉर्मली फुल स्टैक जो होता है वो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का ही एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी फ्रंट एंड के टेक स्किल्स और बैक एंड के टेक स्किल्स दोनों ही काउंट होंगे आपके फुल स्टैक रोल अगर आप चाहते हो तो। अब बात करते हैं एक सिंगल टेक स्किल्स की। लेट सपोज हम रिएक्ट की बात करते हैं, अभी के लिए हमने रिएक्ट को उठा लिया, तो हम रिएक्ट पे बात करते हैं उसका मौका कैसा सिनेरियो होगा। तो देखो, एक जो स्पेसिफिक टॉपिक के मॉक इंटरव्यू होते हैं वो 4 सेक्शंस में होते हैं। पहला हमारा इजी लेवल मॉक इंटरव्यू, देन उसे हम क्रैक कर लेते हैं तो हम मीडियम लेवल इंटरव्यू दे सकते हैं। मीडियम लेवल हमने अगर क्रैक कर लिया देन हम हार्ड लेवल दे सकते हैं, और लास्ट में हार्ड लेवल जब आपका क्रैक हो जाता है तो आप चैलेंज लेवल मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। वैसे सजेस्टेड यही है, मेरा अपना पर्सनल सजेशंस आप सभी के लिए है कि हर टॉपिक्स के तो भाई मतलब क्या बोलूँ मैं, चैलेंज लेवल तक के मॉक आप क्लियर करने का गोल रखो। मेरा जो सजेस्टेड पॉइंट है ये यही है कि आप
हर लेवल का चैलेंज लेवल क्लियर करो, यही आपका गोल होना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम बाउंडेशन भी आ जाता है कि इतने सारे मॉक्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अब लेट सपोज जैसे DSA 1 2 3 4 आपका प्रोजेक्ट हो गया, देन आपका कई सारा है, तो सबका चैलेंज लेवल यानी कि 4। और ये भी नहीं कि आप हो सकता है कि किसी हार्ड लेवल के बाद कोई चैलेंज लेवल आप क्लियर ना कर पाओ तो दोबारा से फिर देना पड़ेगा, तो टाइम बाउंडेशन भी है। लेकिन फिर भी आप, अगर आपके पास टाइम है तो सजेस्टेड यही है कि चैलेंज लेवल तक रखो, ताकि सेफ़र साइड यही है। और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है मॉक देते देते। तो अब आपके बैच के कॉरस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया चेंज भी होते रहती है। अब लेट सपोज मैं अपनी बात करूँ तो मैं एडवांस बैच में था, ठीक है, एडवांस DSA बैच में। तो हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर ने बोल रखा था कि एडवांस DSA बैच जो होता है उसमें कोई कुछ सेफर साइड वगैरह नहीं होगा, आपको हर एक टॉपिक के ही चैलेंज लेवल क्लियर करने हैं, और जिन्होंने क्लियर किया उनको हम प्लेसमेंट फेज में भेजेंगे, वरना आपको क्लियर करना है तभी भेजेंगे। लेकिन हाँ, फिर टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा जैसे स्टार्टिंग के तो DSA 1 DSA 2 और फ्रंट एंड में तो उन्होंने चैलेंज लेवल रखा ही था। बाद में बैक एंड में कोई हार्ड तक पहुंच गया, थोड़े से के लिए चैलेंज के लिए रुका हुआ है, तो फिर उसको कंसिडर किया गया। लेकिन पहले मैंडेटरी क्राइटेरिया बना दी गई थी चैलेंज की। लेकिन अब बात आती है कि कुछ और भी बैच होते हैं, जैसे एडवांस DSA तो सबसे सुपीरियर बैच होता है न्यूटन स्कूल का। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बैच होते हैं जो सेकंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी के बैच होते हैं, तो उसमें शायद मुझे सुनने को मिला, मैं था नहीं उस बैच में, लेकिन उसके कुछ स्टूडेंट से बातचीत होती थी, तो उन्होंने बोला था DSA 1 में चैलेंज, DSA 2 में हमारा आपका हार्ड होना चाहिए, DSA 3 में आपका मीडियम होना चाहिए, और शायद उन बैचों में DSA 3 और 4 नहीं होता है, फिर फ्रंट एंड आ जाता है। फिर फ्रंट एंड में उनको बोला गया था कि फ्रंट एंड में आपको मेनली हार्ड तक रखना है, देन बैक एंड अगर आप चाहते हैं तो आप बैक एंड में मीडियम तक रखो। और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में फिर आपको बोला गया था, उसमें उन बैच की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बोला गया था कि मीडियम तक करने के लिए। तो अब जो जनरलाइज हम सेफ़र साइड की बात करते हैं, यानी कि देखो सेफ़र साइड में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे है कि ना, अब जैसे कि प्लेसमेंट फेज जब स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 6 मंथ आपका 7 मंथ हो गया, तो न्यूटन आपको प्लेसमेंट फेज के लिए अप्रोच करना शुरू करती है। तो उसमें वो क्या करते हैं ना, पहला जो लिस्ट निकलता है, जितने मान लो 100 स्टूडेंट है, तो उसमें से 20 टॉप स्टूडेंट्स को निकालते हैं। और 20 टॉप स्टूडेंट किस बेसिस पे काउंट होते हैं, तो जिन्होंने मैक्सिमम चैलेंज लेवल तक दिया होता है, तो पहले उन 20 बच्चे को निकाल लिया जाता है। तो वहाँ पे बाकी जो 80 बच्चे हैं उनको बुरा लगने लग जाता है कि भाई हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, वो अब क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही है कि वो 20 बच्चों ने चैलेंज लेवल तक मॉक क्लियर किया है, इसलिए उनको फर्स्ट चांस मिला है। और यहाँ पे जितनी जल्दी आप प्लेसमेंट फेज में जाओगे उतनी जल्दी आपकी प्लेसमेंट होगी, उतना जल्दी आप कंपनी की इंटरव्यू देना शुरू करोगे, और उतना जल्दी आपका जॉब लग जाएगा। तो जितना लेट आप करोगे, लेट उतना ही ज़्यादा होता रहेगा। तो क्यों नहीं हम पहले से ही सेकंड हाफ मंथ के बाद ही हम एक्टिव हो जाएं और हम एक्टिवली मॉक देना शुरू करें, ताकि हम प्लेसमेंट फेज जब काउंट हो रहा हो तब तक हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके रखें और हमें फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर लिया जाए। तो मेनली यही है। तो सेफर साइड यही मैं बताऊंगा आपको, DSA 1 में चैलेंज कर लो, DSA 2 में चैलेंज तक क्लियर करो, फ्रंट एंड में आपको चैलेंज तक क्लियर करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी भी है, बैक एंड में आप हार्ड तक क्लियर कर लो, और HR में हार्ड या चैलेंज कर लो। अब देखो HR इंटरव्यू सिंपल होता है, बस आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आनी चाहिए, HR इंटरव्यू वही है मोर एन। लेकिन हाँ, और एक HR इंटरव्यू से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो HR होगा एक्चुअल में कंपनी में, तो वो सेम जैसा आपको लगेगा। तो उसमें जो क्वेश्चन आने वाले होंगे, जैसे सैलरी नेगोशिएशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों पे आप कैसे वाइजली टॉक करते हो, तो ये बेसिकली HR का मेन रोल है। तो इसलिए तो यहाँ पे हार्ड लेवल सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप HR दोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ हो जाएगा उन चीज़ों का। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो चैलेंज भी दे देना, स्कोर ही बढ़ेगा वैसे। लेकिन वही है कि HR का मैं मीडियम या हार्ड मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर टाइम हो तो आप चैलेंज भी दे सकते हो। देन आता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में जो हमारे टाइम पे क्राइटेरिया था, उन्होंने बोला था इजी और मीडियम बस दे दो, हार्ड और चैलेंज की प्रोजेक्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है कि जितना ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी जो वो 2 कैटेगरी के आ जाते हैं। पहला एक होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट जो हमारे बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक तो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनेंगे आपके, प्रॉपर जावा स्क्रिप्ट, और दूसरा रिएक्ट स्पेसिफिक विथ रिडक्स भी अगर आपने लगा लिया, तो 2 प्रकार के प्रोजेक्ट होंगे। तो एक इंटरव्यू में हमें मतलब बोला जाता है कि ना, एक तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो, और दूसरा आप रिएक्ट स्पेसिफिक का प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। तो एक दिन आपका वो इजी लेवल का कंसिडर हो जाएगा, अगर आपने वो क्रैक कर लिया, देन आप अगले बार में वो आप मीडियम लेवल का दे सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए। तो अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ,
ठीक है, तो मैंने बता दिया प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन दो कैटेगरी में होते हैं। एक हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट जिसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट आ जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड होगा वो रिएक्ट और रिडक्स स्पेसिफिक होंगे। अब बैकएंड पे भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है तो Node.js में भी होगा, MySQL कनेक्टिविटी होगी, आपका डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो वो एक अलग चीज़ है। देन DSA 3, ये मैं बात कर रहा हूँ एडवांस DSA वाले बैच के बच्चे होंगे, तो उनका DSA 3 में हार्ड बोला गया था, DSA 4 में मीडियम या हार्ड बोला गया था। और अगर आप नॉर्मल फ्रंट एंड बैच के हो, नॉन DSA वाले बैच के, तो एक तो एडवांस DSA होता है, देन DSA होता है, देन नॉन DSA होता है, देन हमारा जनरल बैच हो जाता है। तो DSA वालों के लिए फिर DSA 3 तक आपको करना है, और फ्रंट एंड वालों के लिए शायद DSA 3 और DSA 4 नहीं होता है। मुझे फ्रंट एंड का पता नहीं था, तो क्योंकि मैं एडवांस DSA में था तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो ये अप्रोच पर्सनली मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में, एंड ईजिली मेरा मतलब क्या बोलूँ, फर्स्ट में ही मेरा नाम आ गया था, प्लेसमेंट फेज़ के लिए सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि सब में एटलीस्ट मेरा मेन टारगेट था चैलेंज लेवल तक क्लियर करके रखना था। और मैं स्टार्टिंग से ही मॉक इंटरव्यू एक्टिवली देते रहता था, और ईजिली प्लेसमेंट फेज़ के फर्स्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब बात करते हैं पूरे इस वीडियो का कंक्लूजन का। थोड़ा सा बहुत हमने ब्रॉडली अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया है, तो मैं कंक्लूड करता हूँ सारी चीज़ों को। देखो, आप स्टार्टिंग मंथ से ही, यानी कि जैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाए, मॉक इंटरव्यू स्टार्टिंग मंथ मतलब मॉक इंटरव्यू आप ये कंसिडर करना कि जैसे ही आपके मॉक्स के टोकन्स जनरेट होना शुरू हो जाए, तो उसी समय से आप उसमें एक्टिव हो जाओ। और स्टार्टिंग मंथ से ही पहले तो आप असाइनमेंट को एक्टिवली सॉल्व करते रहो, क्योंकि असाइनमेंट भी मैंडेटरी है। और मैक्सिमम लेक्चर्स को अटेंड करो, एंड अपना टारगेट रखो कि आपका अटेंडेंस परसेंटेज जो होना चाहिए वो 85 से 90 के बीच में मेंटेन रखो, तो काफ़ी बेटर है। और एवब भी है तो काफ़ी बेटर, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई एक्स्ट्रा लेक्चर लग गया, लेट सपोज वर्किंग डे में, जैसे कि फ्राइडे को डे में कोई लेक्चर लग गया तो उनका वो छूट जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट जिनके पास टाइम होता है, वो तो सारा लेक्चर लगा लेते हैं। तो मेरा ओवरऑल अटेंडेंस परसेंटेज लास्ट तक था 93%, मैंने उसको मेंटेन किया हुआ था विथ माई जॉब एज वेल। तो सोच लो कि मैं मतलब लगभग समझो कि मैंने हर एक लेक्चर लगाए थे। जो 7% वो मेरे छूटे थे, जो अराउंड मैं बताऊं कि कुछ मैं जॉब ऑफिस में हूँ तो 4 o'clock को एक्स्ट्रा क्लासेस लगी, तो वो सब कुछ क्लास मेरे छूट जाते थे। लेकिन बाद में मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर उसको देख लेता था, क्योंकि अगर आपका लेक्चर छूट रहा है तो ये नहीं कि आपका छूट गया तो बात खत्म हो गई, नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ये भी फैसिलिटी हमें न्यूटन स्कूल में मिलती है। तो सारी चीज़ें आपके लिए है। अब दूसरी बात करते हैं, एक्टिवली मॉक इंटरव्यू देते रहो। जैसे ही आपका टोकन जनरेट हो जाता है मॉक इंटरव्यू का, तो मॉक इंटरव्यू तो आप एक्टिवली देना शुरू कर दो। टारगेट रखो हर एक टॉपिक के चैलेंज लेवल तक क्लियर करने का। मेरा सेफर साइड की अगर मैं बात करूं तो यही है। लेकिन हाँ, ये बैच टू बैच वेरी भी होता है। अब कुछ जो फ्रंट एंड बैच के होते हैं वो हार्ड तक जाते हैं, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन मैं एडवांस DSA की बात कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी मैं सारे जो भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबको इक्वल ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि चैलेंज लेवल गोल रखो, जहाँ तक पहुँच सको बेटर है। जस्ट बिकॉज मॉक इंटरव्यू आर लाइक फ्यूल फॉर यू इन द टेक जर्नी ऑफ न्यूटन स्कूल। मतलब ये ना आपको फ्यूल अप करता है। जितना ज़्यादा फ्यूल होता है ना, उतना फास्ट डेस्टिनेशन पे आप रीच करते हो, उतना सेफली आप रीच कर जाते हो। तो मतलब क्या बोलूँ, मैं आपको फिर से वही रिपीट करता हूँ कि ये मॉक इंटरव्यू ना एक डेवलपर को फ्यूल अप करने का काम करता है। मोर द मॉक इंटरव्यू डेट यू हैव अटेंडेड, और वो उतना ही काफ़ी बेटर होगा आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड मॉक इंटरव्यू से आपकी प्रिपरेशन की लेवल का भी आपको पता लगता रहता है कि जो भी आपने टॉपिक को प्रिपेयर किया, तो आप मॉक इंटरव्यू अगर उसका देते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। एंड अगर आपका कोई फीडबैक या मतलब जो फीडबैक भी आपको मिल रहा है मॉक इंटरव्यूअर के, मतलब इंटरव्यूअर के थ्रू, तो उसको भी डिटेल एनालिसिस करो कि उन्होंने क्या आपके बारे में गेस किया है, और कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो मेनली है कि वीक पॉइंट पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यही है कि मैं बस यही कंसिडर करना चाहता हूँ, मतलब कंक्लूड यही करना चाहता हूँ कि ओवरऑल मॉक इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है आपके लिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ढीले रहते हैं, वो सही से असाइनमेंट नहीं बना रहे होते हैं, और फिर बाद में एक बहुत बड़ा एकदम मतलब कि उनके पास बैकलॉग्स जनरेट हो जाता है। अब असाइनमेंट दे या वो मॉक इंटरव्यू दे या इस लेक्चर्स लगाए, तो उस फिर उनकी प्रिपरेशन धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और लास्ट मोमेंट पे आके 5 या 6 में बोलते हैं बस भाई 5 या 6 लग जाए, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, क्योंकि टाइम जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, अगर अभी जो समय है
आपके पास एक्चुअल में अभी टाइम है और इस स्पैन ऑफ टाइम में आप कुछ अच्छा कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टाइम का वैल्यू करो और एक्टिवली मॉक इंटरव्यू देना शुरू कर दो, असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई आपका फीडबैक या क्वेरीज हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हो, जो कि मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, codingadology@gmail.com। So thank you so much guys for watching this video. Keep learning. Bye bye. Take care.